Happen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार, आप सभी का हिंदी तासिका में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी 12वीं पाठ्यक्रम में संकलित कविता उदासी पढ़ने वाले हैं, जिसकी कवियत्री है नीलेश रघुवंशी। तो कविता शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे आप जानते होंगे, मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह अपनी किस्मत लिखे लाता है, अपने जीवन में संघर्षों से होकर गुजरता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का गहरा रिश्ता होता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यह तो जीवन के दो पहिए होते हैं, वे जीवन के साथ ही चलते रहते हैं। इंसान जब दुखी होता है तभी वह उदास होता है। हर इंसान उदासी का अनुभव करता है। गरीब हो या अमीर, उदासी से होकर वह गुजरता है। जीवन के हर मोड़ पर उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, जिंदगी उसे फीकी लगने लगती है, जीने की राह तक उसे खत्म नज़र आ जाती है। एक हारा हुआ दिल और टूटी हुई उम्मीदें सिर्फ उसे उदासी की ओर ले जाती है, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। डिप्रेशन की वजह से मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है। इंसान बीमारियों से ग्रस्त होता जाता है। आज के युग में मनुष्य यांत्रिकीकरण यानी कि मैकेनाइजेशन की वजह से वह अपनों को खो देता है। इसके कारण वह अकेला पड़ जाता है। मेरा प्रश्न यह है, अपनी उदासी को आप किन लोगों के साथ बांट सकते हो? ज़रा सोचिए। यहाँ पर उत्तर है अपने मित्र से। हाँ, मित्र एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम अपनी दिल की बात बता सकते हैं। तो आप उनसे अपनी परेशानियाँ बता सकते हो। या फिर अपने माता पिता से, वे आपके जन्मदाता होते हैं, वे आपकी बातों को ज़रूर समझ सकेंगे। अपने शिक्षक, वे आपके गुरु होते हैं, वे आपको सही राह सही मार्ग दिखा भी सकते हैं। या फिर वृद्ध लोग, आपके घर में नाना नानी दादा दादी अगर है तो बहुत ही अच्छा है। वे उम्र से और अपने अनुभवों के साथ वह बहुत ही कुछ वे आपको ज्ञान दे सकता है, सही राह दे सकते हैं। अंतिम है परामर्शदाता। आप अपनी मन की बात जो है वो परामर्शदाता से भी कह सकते हैं। तो आइए हम उदासी कविता में प्रवेश करते हैं। उसकी कवियत्री है नीलेश रघुवंशी। जी हाँ, वो वही नीलेश रघुवंशी है जिसे हंजा कविता के लिए वह बहुत ही मशहूर हो गई थी। जैसे कविता जगत में नीलेश रघुवंशी की पहचान हंजा शीर्षक कविता से दर्ज हुई है, इसलिए कवित्री को प्रसिद्धि प्राप्ति हुई है, जिसके लिए उन्हें 1997 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हम एक नज़र हंजा कविता है उस पे भी हम डालते हैं कि एक लड़की का जीवन, अपना जो बचपन जो किस प्रकार से उन्होंने बिताया है और अपने मायके में किस प्रकार से उन्होंने बचपन को भी बिताया है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक पुराना और सुंदर हंडा भरा रहता जिसमें अनाज, कभी भरा जाता पानी, भरे थे इससे पहले सपने। एक पुराना और सुंदर हंडा भरा रहता जिसमें अनाज, कभी भरा जाता पानी, भरे थे इससे पहले सपने। वह हंडा एक युवती लाई अपने साथ दहेज में, देखती रही होगी रास्ते भर उसमें घर का दरवाजा, बचपन उसमें अटाटूट भरा था, भरे थे तारों से डूबे हुए दिन। नहीं रही युवती, नहीं रहे तारों से भरे दिन, बच नहीं सके उमंग से भरे सपने।
ठंडा है आज भी, जीवित है उसमें ससुराल और मायके का जीवन, बची है उसमें अभी जीने की गंध, बची है स्त्री की पुकार, दर्ज है उसमें किस तरह से इसकी रही है घर। टूटे ना कोई, बिखरे ना कोई, बचे रह सके मासूम सपने, इसी उधेड़ में सारे घर में लुढ़कता फिरता है ठंडा। बच्चों, अब हम कवित्री की ओर बढ़ते हैं, उनका परिचय लेते हैं। हमारे घर परिवार, आस पड़ोस एवं दैनिक जीवन से जुड़ी कविताएं लिखने वाली कवित्री नीलेश रघुवंशी का जन्म 4 अगस्त 1969 मध्य प्रदेश के गंज बासोदा में हुआ। हिंदी में एमए और भाषा विज्ञान में एमफिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर काव्य सर्जन में निरत संप्रति दूरदर्शन केंद्र भोपाल में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त वे टेलीफिल्म में पटकथा लेखन का कार्य भी करती है। उनकी काव्य रचनाएं समकालीन भारतीय साहित्य, वर्तमान साहित्य, साक्षात्कार, वाग्घाट आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में समय समय पर छपती रही है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं घर निकासी, पानी का स्वाद, अंतिम पंक्ति में, एक कस्बे के नोट्स, खिड़की खोलने के बाद, कवि ने कहा। ये थे उनके प्रमुख कृतियां। घर निकासी काव्य संग्रह के लिए आर्य स्मृति साहित्य तथा कालांतर में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया तथा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में युवा लेखन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्हें केदारनाथ शीला स्मृति पुरस्कार, डीडी अवार्ड 2003 और डीडी अवार्ड 2004 से उन्हें सम्मानित किया गया। नीलेश की अधिकांश कविताएं हमारे पास पड़ोस और पारिवारिक जीवन की संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। उदासी में कवियत्री की आपाधापी जिंदगी में छाई उदासी को चाय के स्वाद में बदलकर उसे जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती है। कवियत्री एक महिला होने के कारण वह हर महिला की तरह रोज घर के कामकाज में आए काम जैसे खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर को साफ रखना, कपड़े धोना इत्यादि, इन्हीं कामों से उन्हें उदासी से छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय, अनेक नुस्खे मिल जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कविता की ओर जाते हैं ताकि हम और आप सब मिलकर अपनी उदासी को हम बाहर फेंक सके। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास बहुत हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में। चाय की पत्ती की तरह बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में। घुल जाने देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह। पोछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को। चमकने देना चाहिए मन को उजले फर्श की तरह। बदल देना चाहिए उदासी को साबुन में। उदासी उदासी उदासी, बस बहुत हो गई उदासी। पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह, पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह उदासी को बेचकर नए चमचमाते बर्तन खरीद लेना चाहिए। अनार के दानों की तरह चमकने देना चाहिए उदासी को। बच्चों, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कठिन शब्द है उदासी, दोहराती, बेहतर, उजाले। इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। उदासी यानी दुख,
निराशा, खिन्नता, हताश। अंग्रेजी में हम उसे सैडनेस कहते हैं। दोहराना, बार बार कहना, बेहतर, अच्छा, उजाला, प्रकाश, रोशनी। अपनी कविता में कवयित्री पहले ही पंक्तियों में वह कहती है कि एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं बहुत उदास हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में। वह देखती है कि आसपास में या फिर अपने निजी जीवन में वो कितनी उदास है। उसका जीवन जो है वो पूरा अंधकार में है। क्या बार बार उदासी को दोहराना सही बात है? नहीं, बार बार दोहराने से वह उदासी बहुत ही बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि हम अपनी उदासी को बदल दें, उजाले में हम उसे बदल दें। बच्चों, इस पे आपको प्रश्न भी आ सकता है, जैसे उदासी को उजाले में किस प्रकार बदल देना चाहिए? तो इसका जवाब है, उदासी कविता में कवयित्री ने आज के व्यस्त जीवन में छाई उदासी को लेकर इस कविता में उल्लेख किया है। वह कहती है, बार बार दोहराने से या उदास हो जाने से दुख जो है वो कम नहीं होगा। आज के यांत्रिकीकरण तथा आपाधापी के दौर में हर व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि अपना दुख बांटने के लिए उसके साथ कोई नहीं है। जब शाम होते होते उसे उदासी घेर लेती है। जब वह अपने ही दुख में खोई थी, तब वह बार बार अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। मैं उदास हूँ, मैं उदास हूँ, बहुत अधिक मैं ही उदास हूँ। अगले ही पल वे सोचती है कि उदासी को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि उसे उजाले में अर्थात खुशियों में बदल दिया जाए। हम आगे देखते हैं कि चाय की पत्ती, स्वाद, घुल, शक्कर, इसके शब्दार्थ है चाय की पत्ती यानी कि चाय पाउडर, स्वाद यानी कि रुचि, टेस्ट, घुलना, किसी वस्तु में पिघलकर मिल जाना, शक्कर यानी कि चीनी। यहाँ पर वह कहती है कि चाय की पत्ती की तरह बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में, घुल जाना देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह। वाकई यहाँ पर उन्होंने सही उदाहरण दिया है। हम हर रोज चाय पीते हैं, लेकिन वो चाय पीने से तभी हमें तरोताज़गी मिलती है। तो उसी प्रकार से हम अपनी उदासी उस चाय की तरह हमें बदल देना चाहिए। जैसे कि उदासी अगर है तो हम उसे स्वाद में बदल देना चाहिए। जैसे कि उसमें चाय, दूध, चाय पाउडर, इन सब मिलाकर अगर हमने चाय बना ली तो हमें वह स्वादिष्ट लगती है। तो आइए इसके ऊपर भी एक प्रश्न हम लेते हैं। उदासी को किस तरह स्वाद में बदल देना चाहिए? कवयित्री उदास है, उसके मन पर उदासी छाने पर शरीर की इंद्रिय भी निष्क्रिय बन जाती है। उदासी के चंगुल में फंसने से आदमी बेजान हो जाता है। ऐसी स्थिति में उदासी को छुटकारा पाने के लिए, शरीर में ताजगी लाने के लिए, तरोताज़ा बनने के लिए कवयित्री कुछ नुस्खे सुझाती है। इसके लिए वह उदाहरण देती है कि चाय ताजगी का प्रतीक है। सिर्फ चाय की पत्ती पानी में उबाली जाए तो स्वाद वाली चाय नहीं बनती, बल्कि वह कड़वी लगती है। जैसी हमारी उदासी भी बहुत ही कड़वी लगती है।
इसलिए चाय की पत्ती के साथ साथ शक्कर, दूध, पानी मिलाकर उबाले जाए तो चाय में रंग तथा स्वाद वाली चाय बन जाती है, जिसे पीने से तलब मिट जाती है। मन और शरीर में, दिमाग में ताजगी आती है। शक्कर के दानों भी चाय में घुल कर उसे मिठास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चाय की तरह उदासी को मिठास में परिवर्तित करना चाहिए। आगे इसके कठिन शब्द है पोछे, रगड़, फर्श, साबुन। शब्दार्थ है पोछो का मतलब है पोछने का कपड़ा, रगड़ना यानी कि घिसना, फर्श किसी भवन या अन्य स्थान में मिट्टी, सीमेंट, पत्थर आदि से बनी हुई जमीन, साबुन साफ सफाई में या नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गंदगी साफ होती है। तो आइए आगे हम पढ़ लेते हैं कि पोछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को, चमकने देना चाहिए मन के उजले फर्श की तरह, बदल देना चाहिए उदासी को साबुन में। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर साबुन है, फर्श है। तो ये पोछा जो है और साबुन का जो काम जो है वो गंदगी साफ करना, और इस फर्श को देखिए बहुत ही चमक रहा है। तो उसी प्रकार हमारे मन रूपी मन में बहुत ही अगर उदासी छाई हुई है तो उसे हमें निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए या फिर पोछे से उसे रगड़ देना चाहिए, ताकि मन जो है वो साफ हो जाए, उसमें खुशियाँ आ जाए, वह फर्श की तरह चमक उठे, हमारा मन भी चमक उठे। तो आइए इस पे हम प्रश्न लेते हैं। उदासी को किस प्रकार चमकने देना चाहिए? जवाब है साबुन और पोछे की विशेषता है साफ रखना। कवियत्री उदास होने के कारण साबुन और पोछे की मदद से मन के फर्श की उदासी को रगड़कर उजले फर्श की तरह चमकने की बात करती है, क्योंकि पोछा फर्श को चमकाया बना रखता है। साबुन को शरीर या कपड़ों पर रगड़ने से शरीर और कपड़े चमक उठते हैं। उसी प्रकार उदासी को पोछा बनाकर मन रूपी फर्श पर रगड़ देना चाहिए। पोछा फर्श पर रगड़ने से फर्श चमक उठता है। उसी प्रकार उदासी को उजले फर्श की तरह चमकाकर, दुखों को मिटाकर मन में मिठास, खुशियाँ भरनी चाहिए। मन को उत्साह प्रफुल्लित करना चाहिए। और अंतिम है कि यहाँ पर शब्दार्थ हम देख लेते हैं। शब्द जो है पुराने, कपड़ों, बर्तन, खरीद, अनार। इसके शब्दार्थ है पुराने कपड़े यानी फटे या पुराने वस्त्र, बर्तन भोजन पकाने या खाने का पात्र, खरीदना पैसे आदि देकर किसी दुकान, व्यक्ति आदि से कुछ सौदा मोल लेना। अनार एक फल जो लाल रंग के छोटे दाने जो रसीले होते हैं। बच्चों, आपको यहाँ तक कविता समझ में आई होगी। आगे देख लेते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि पुराने कपड़े हैं और बर्तन वाला भी है और नए चमकीले बर्तन भी है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि हमें अपनी उदासी को बेच देना चाहिए या फिर हमें वो बाहर फेंक देनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार हम यहाँ पर पुराने
कपड़े को हम जब बेचते हैं तो वह उसके बदले हमें नए बर्तन मिलते हैं। तो उसी प्रकार से हमें अपनी उदासी को बाहर फेंकना है ताकि हम नए चमकीले बर्तन जब हम लाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में खुशियाँ लानी चाहिए, यानी कि हमें खुशियों को आमंत्रित करना चाहिए। और इस पंक्ति में कवित्री अंत में एक बहुत ही अच्छी बात हमसे कहती है कि वह चमकने देना चाहिए अनार की तरह। जैसे कि उदासी में हम इतने खोए हुए हैं कि हम अपना व्यक्तित्व जो है वह बहुत ही फीकी होती नज़र आती है। तो वह कहती है कि अनार के तरह, अनार के दानों को आपने देखा होगा, जैसे कि वो छोटे छोटे अनार के दाने होते हैं, जैसे लगते हैं कि वे भी एक हीरे जैसे चमक रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें अपना व्यक्तित्व को भी हीरे जैसे चमकने देना चाहिए। और इसके ऊपर प्रश्न आपको आ सकता है, वह है कि उदासी को दूर करके कवियत्री क्या खरीदना चाहती है। जवाब है, कवियत्री कहती है, उदासी उदासी कहकर बहुत हो गई उदासी, उदासी को गले लगाकर सर पर बिठाकर दुख और बढ़ता रहता है। इसलिए जब कपड़े पुराने होने पर फेंक देते हैं या बर्तन वाले को बेच देते हैं और नए चमचमाते बर्तन खरीद लेते हैं, उसी तरह उदासी को पुराने कपड़ों की तरह फेंक देना चाहिए या बेचकर उसे चमकीले बर्तन खरीद लेना चाहिए, अर्थात नए खुशियों को आमंत्रित करना चाहिए। पुराने कपड़ों का जाना और नए बर्तन का आना, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पुराने कपड़ों का जाना और नए बर्तन का आना अर्थात पुराने विचारों को चले जाना तथा नए बर्तन के साथ नई खुशियों को जीवन में लाना। अपने जीवन में अपना व्यक्तित्व को चमचमाते रहने के लिए कवियत्री अंत में कहती है कि अनार के दानों की तरह अपना जीवन चमकने देना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई होगी और आप अपने जीवन में कभी भी निराश, हताश, उदास नहीं रहोगे। तो आइए हम एक नज़र कविता का सारांश पर देख लेते हैं। कवियत्री नीलेश रघुवंशी की अधिकांश कविताएं हमारे पास पड़ोसी और पारिवारिक जीवन की संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। उदासी कविता में कवियत्री आज की आपाधापी जिंदगी में चाय उदासी को चाय के स्वाद में बदलकर उसे जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती है। कवियत्री उदास होने के कारण वह बार बार दोहराती है, मैं उदास हूँ, मैं उदास हूँ। अगले ही पल वह सोचती है कि बार बार दोहराने से या दुख का विचार करने से दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। बेहतर यही होगा कि उदासी को उजाले में परिवर्तित किया जाए ताकि जीवन में खुशियाँ आ जाए। मन पर उदासी छाने पर शरीर के इंद्रिय भी निष्क्रिय बन जाते हैं। शरीर में ताजगी लाने के लिए, तरोताज़ा बनने के लिए कवियत्री कुछ नुस्खे बताती है। इन्हीं नुस्खों की वजह से कवियत्री अपनी उदासी को चाय की चुस्कियों में बदलकर उसे जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती है। चाय ताजगी का प्रतीक है। जिस प्रकार चाय की पत्ती पानी में घुलने से रंग तथा स्वाद भी देती है, शक्कर के दाने भी चाय में घुलकर उसे मिठास प्रदान करती है। उसी प्रकार उदासी को भी चाय के स्वाद में ताजगी तथा मिठास में परिवर्तित करना चाहती है। उदासी को पोछा बनाकर मन रूपी फर्श पर रगड़ देना चाहती है। पोछा फर्श पर रगड़ने से फर्श चमक उठता है
ठीक उसी तरह उदासी रूपी पोछे को मन रूपी फर्श पर रगड़ने पर मन भी उत्साह से प्रफुल्लित हो जाएगा। उसी प्रकार साबुन हमारे कपड़े धोने का, मैल निकालने का काम करता है। मन को उदासी में मैला बनाया है। उसे आशावादी विचारों के साबुन से निराशावादी मैल को धोना चाहिए, जिससे हमारा मन उदासी से साफ हो जाए। कवित्री आगे कहती है कि पुराने कपड़ों को बर्तन वाले को बेचकर नए बर्तन खरीद लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार खुशियों को जीवन में लाना चाहिए, अर्थात पुराने कपड़ों का जाना और नए बर्तन का आना, अर्थात पुराने विचारों को चले जाने से तथा नए बर्तन का आना मतलब नई खुशियाँ जीवन में लाना। कविता के अंत में कवियत्री कहती है कि उदासी के वजह से हमारा व्यक्तित्व भी कमज़ोर पड़ता है। अनार के दानों की तरह चमकाने देना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और इस कविता में क्या संदेश हमें मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच लेकर इंसान को जीना चाहिए। नकारात्मक सोच अंधेरा है और सकारात्मक सोच उजाला है। सोच बदलो, जीवन बदलो, यही संदेश इस कविता से हमें मिलता है। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, अर्थात आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आप भी अपने जीवन में कभी भी निराशा, हताश, उदासी से या फिर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।